टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में बजट 2025 आज पेश किया गया पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी की तरफ से आठवां बजट. She's heading towards a record. I believe that the previous record, I think, is 10 budgets by one FM. I think it was Morarji Desai, and two more from her, and she'll be the record holder. So I think very good achievement. And काफी चर्चा हो रही है बजट के बारे में. यूजुअल कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ नपा तुला है. तो आज हमारे साथ पैनल में काफी लोग जुड़ेंगे. अभी मनोज जी जुड़ चुके हैं, और जैसे और हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स तो हैं ही. प्रिया जी है, सेठी साहब है. तो बाकी लोग जैसे जुड़ते हैं, हम शुरू करते हैं. प्रिया जी, वुड यू लाइक टू स्टार्ट विथ योर इनिशियल रिमार्क्स एंड देन गो इन फॉर Q&A विथ मनोज भाई. यस श्योर सर। तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इंडियन बिजनेस टीवी पर। सर, आज जैसे हम जानते हैं कि बजट पेश हुआ है। और अगर देखें तो काफी फोकस काफी सारे सेक्टर्स पे है। इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा चर्चा में है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस है। काफी सेक्टर्स को टच किया है। एग्रीकल्चर के बारे में, एमएसएमई स्टार्टअप को बूस्ट करने की बात हुई है। एजुकेशन पे फोकस है। तो ये हमारा बजट है। हम अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस थे बजट के ऊपर, और हाउ मच हैव द एक्सपेक्टेशंस बीन मेट। तो बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वंदना जी से। वंदना जी नमस्ते, स्वागत है आपका इंडियन। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. जी वंदना जी, योर व्यूज विल बिगिन फ्रॉम यू। प्रिया जी, और आई थिंक यू. जी मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। मुझे लगा कि ये जो बजट था ये कंजम्पशन बेस्ड था, और इसमें काफी चीजों को ध्यान में रखा गया है। एक तो है कि कंजम्पशन इससे ड्राइव होगा, और मुझे लग रहा है कि इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कट होता है तो इकोनॉमी में जो गति है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। और कुछ चीजों को ध्यान में रखा गया है। कैपेक्स का तो यहाँ पे है ही है, कैपेक्स बढ़ता चला जाएगा, वो एक बहुत बड़ा बूस्टअप रहेगा। मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरीके से इन्होंने पल्सेस का यहाँ पे बोला है, तुअर है, उड़द है, मूंग दाल को बढ़ाना, फिर एडिबल ऑयल मिशन की इन्होंने बात करी है। और मुझे एक चीज काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो चीज बढ़ाना है बढ़ाते हैं वो हम ध्यान देते हैं कि कहाँ पे रिकवरी आ सकती है, कहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। इन्होंने कहा है कि हम 100 जिला आइडेंटिफाई करेंगे लो प्रोडक्टिविटी वाला। अगर वैसे में हम बढ़ाते हैं किसानों का, आप यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा रहे हैं, साथ में आप ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहे हैं, मेरे ख्याल से काफी कुछ यहाँ पे ऐसा है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि काबिले तारीफ था ये बजट। और एमएसएमई पे आप साथ में ध्यान दे रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि रूरल इंडिया पे एक प्रेशर है, और वो प्रेशर एम्प्लॉयमेंट का जो हो, ये टियर 2 सिटी है या फिर जो मेट्रोपॉलिटन है वहां पे आ रहा है। रूरल इंडिया का ग्रोथ होगा, और इन लाइन विद अगर हमारा जितना परसेंटेज पॉपुलेशन का लगा है, अगर हम 5% भी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं तो काफी बढ़िया रहेगा। और इसके साथ कुछ चीज मुझे और भी यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा है। वो यहाँ पे है कि इन्होंने शिपमेंट इंडस्ट्री पे ध्यान दिया है, मरीन पे यहाँ पे ध्यान दिया है, जो कि शिपमेंट देखा जाए तो हमारा एक वीक एरिया कह सकते हैं कि अभी तक हमारा था। और जिस तरीके से टैरिफ प्लान यहाँ पे चल रहा है, इतने तेजी से जियो पॉलिटिक्स जो है वो बदल रहा है, वैसे में शिपमेंट्स को अपना ट्रेड रिलेशन ये सब इंप्रूव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोलने के लिए यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स है, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि सब अपने अपने चीजों को काफी ज्यादा फोकस्ड करेंगे। उसके बाद प्रिया जी, मुझे ये लग रहा है कि आप देखिए कि हम आने वाले फ्यूचरिस्टिक बजट इसे इसलिए कह सकते हैं कि इसमें क्लीन एनर्जी को भी ध्यान में रखा गया है। आप न्यूक्लियर कैपेसिटी आप यहाँ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप क्लीन एनर्जी को यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और साथ में जो टूरिज्म हमारा था, स्पिरिचुअल टूरिज्म, तो नो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप यहाँ पे लेके आए हैं, ये बहुत रहा है कि टूरिज्म बढ़ता है तो बढ़े। कर रहे हैं, एडिबल ऑयल में हम इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रिया जी, बाजार, किसानों को बाजार अवेलेबल कराने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो डिजिटल इंडिया यहाँ पे हो रहा है, हम क्रेडिट्स ले रहे हैं, दे रहे हैं, पेमेंट हो रहा है,
लेकिन मुझे लग रहा था एक्सपेक्टेशन की ई नाम पे इसे और स्ट्रांग यहाँ पे करना होगा, ई नाम को। और वहां पे आप देखिए तो बहुत सारे स्टेट्स, मेजर मेजर स्टेट्स अभी मिसिंग है, और वो पोर्टल अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो हम्म। किसान को आप क्रेडिट दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप हाई यील्ड वैरायटी की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि सिंचाई की व्यवस्था होगी, आप कोसी के बारे में ही आप यहाँ देख लीजिए। तो सारी चीजें हो रही हैं, किसान को इंफ्रा मिल रहा है, किसान को हम्म। चाहिए मार्केट। हम्म। क्योंकि आपने देखा है कि सोयाबीन में क्या हुआ है, फसल हमारा बढ़ गया, हम हर साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उस तरह से बाजार नहीं मिल रहा है। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज है वो थोड़ी सी यहाँ पे फ्री होनी चाहिए, ताकि किसान को लगे कि हमने मेहनत की, उपजाया, सरकार ने मदद की, उसका लाभ हमें मिला है, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में लाभ मिला है। जी। वंदना जी, एक टिप्पणी करूंगा आपने जो बोला उसके ऊपर की, क्योंकि जी। ये जो फार्मर रिफॉर्म है काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। और हम जानते हैं कुछ सालों पहले इस सरकार जी। ने तीन तीन बिल लाए थे और इम्प्लीमेंट भी किया था, फिर उसको ओवरटर्न किया गया। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक एक मेरे ख्याल से एक ऐसा ऐसा मुद्दा है जो शायद गवर्नमेंट को, जो आपने कहा बहुत ही सही बात बोली आपने। लेकिन जो सरकार है जो आज शायद एक डिफेंसिव पे है, क्योंकि काफी और पहले तो अपने मेजोरिटी पे सरकार थी, अब तो वो भी नहीं है। अब तो देयर इज देयर इज कोalition ऑफ पार्टी, सो आई गेस दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको अगर ये पूछा जाए कि इस एक बजट को आप कितने अंक आंकड़े देंगी 10 में से, इफ यू टू रैंक दिस बजट ऑन अ स्केल ऑफ 10, हम वेयर वुड यू पुट इट? मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट वी शुड गिव, आई शुड गिव 8.5 तो यहाँ पे रहना चाहिए। और कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो थोड़ा सा लगा कि मुझे मिसिंग है, लेकिन हर साल बजट में नई नई चीजें आ रही हैं, तो वी कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग इन वन बजट। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एब्सोल्युटली। हम तो देख लेते हैं कि बजट में इतनी चीजें आई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकार के लिए कितना टफ होता है, वो पार्ट हम भूल जाते हैं, जो आपने अभी अभी यहाँ पे कहा है। तो वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इतनी चीजों को, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लग रहा है कि हैट्स ऑफ 8.5 से 9 तक यहाँ पे बिल्कुल देना चाहिए हमें। प्रिया जी, यूर ऑन म्यूट प्रिया जी। सॉरी। आगे बढ़ते हैं, मनोज जी से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके क्या कमेंट्स है बजट को लेकर, क्या वो खुश हैं इस बजट से। नमस्कार प्रिया जी, और सारे मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं खुश ही नहीं हूँ, आज बहुत खुश हूँ प्रिया जी, क्योंकि जो बजट है ये मैं कह सकता हूँ कि अभी पिछले 8-10 सालों में अगर हम बात करें तो अभी तक का ये सबसे बेहतरीन बजट है। और इस बजट को निखिल भाई ने वंदना से पूछा था कि आप कितने मार्क्स देंगे, तो मैं इस बजट को पूरे 10 मार्क्स दूंगा। क्योंकि हम जब देखते हैं कि जब काफी पेसिमिज्म हावी हो, और ऐसे में सभी लोगों को साथ में लेकर के, और जब आपके पास ग्लोबल चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं, हम रोज यहाँ पे कुछ न कुछ चीजें देख रहे हैं, तो उस चैलेंज के माहौल में इतना बढ़िया बजट बना करके लाना, ये एक वास्तव में एक बड़ी टफ चीज होती है। दूसरा, जैसा कि निखिल भाई ने बोला कि यहाँ पे इस बार फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं है, बावजूद उसके जो गवर्नमेंट ने प्रयास किया है इस बजट में, तो यहाँ पे सारी चीजों को टच किया गया है। चाहे वो रूरल इकोनॉमी हो, गांव की बात हो, फार्मर्स के लिए काफी सारी चीजें बजट में है, तो किसान का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। यूथ के लिए काफी इस बजट में है, और बिल्कुल यहाँ पे महिलाओं के लिए भी काफी सारी चीजें जो है बजट में है। तो गांव, किसान, गरीब और महिला और युवा, सभी को इस बजट में बिल्कुल तवज्जो दी गई है। और जो सबसे बड़ी जो हेडलाइन यहाँ पे बनी है कि 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं होगा, तो इसमें काफी बड़ी मात्रा में जो टैक्स पेयर हैं वो इसके दायरे में आएंगे। तो जब ग्लोबल चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं निखिल भाई, तो हमको हमारी ग्रोथ के मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए हमारी डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है उसको बरकरार रखना पड़ता है। तो भारत सरकार ने इस बजट का जो थीम, जो मुझे समझ में आया है कि अर्न एंड एक्सपेंस इन इंडिया, यहाँ पे कमाओ और खर्च करो, ताकि जो आपकी ग्रोथ की रफ्तार है वो बनी रहे। और हम जो ग्रोथ में हम जो कमी देख रहे हैं पिछले जो साल में हमने देखी है, कहीं ना कहीं वो वहां से हम निकल सकें और जो मोमेंटम है वो बरकरार रह सके। जहां तक कैपेक्स को लेकर के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट की बात हो रही है कि पिछली बार हमने 11,11,000 करोड़ का कैपेक्स किया था, और रिवाइज्ड एस्टिमेट में उसको 10 लाख और कुछ हजार किया गया है।
और अगले साल के लिए जो लक्ष्य है वो 10,80,000 करोड़ का किया गया है। बावजूद उसके मेरा मानना है कि ये काफी अच्छा कैपेक्स है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी पे जो फोकस किया गया है उसका एक एडिशनल बजट है। दूसरा, जो स्टेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट जो गवर्नमेंट दे रही है, तो उसकी वजह से स्टेट का जो एडिशनल कैपेक्स आएगा, तो कहीं ना कहीं हम जो है एक अच्छे कैपेक्स हम कह सकते हैं कि ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी एक अच्छे कैपेक्स के ऊपर हम रहेंगे। जिस तरह से फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी गवर्नमेंट स्कूल्स में बात की गई है कि सारे सेकेंडरी स्कूल्स में कनेक्टिविटी होगी, स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए बात की गई है। उसके बाद जो फार्मर्स के लिए पल्सेस मिशन इंडिपेंडेंट करने के लिए हम जो है प्रोडक्शन में पल्सेस में, उसके बाद नेशनल ऑयल मिशन एडिबल ऑयल का जो एक बड़ा हम इंपोर्ट करते हैं उसको धीरे धीरे कर्टेल करने के लिए बात कही गई है। साथ ही यहाँ पे जो इकोनॉमी में जो अभी जो मेजर सेक्टर्स है, जिस तरह से चाहे हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे एक बड़ा फोकस जो है इस बजट में रखा गया है कि आगे वहाँ पे 100 गीगावाट तक का जो उत्पादन है आने वाले वर्षों में न्यूक्लियर एनर्जी की तरह जो है हम हासिल करते हुए नजर आए। ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो काफी सारे जो मेटल्स के जो स्क्रैप है उनके ऊपर जो ड्यूटी में 0% ड्यूटी की गई है, तो कहीं ना कहीं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। तो ये भारत का बजट है, इंडिया का बजट नहीं है, ये भारत का बजट है। और इसमें सभी का ध्यान रखा गया है। और एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सरकार की तरफ से किया गया है। तो मेरे इस बजट में फुल मार्क्स रहेंगे। हाँ ठीक है, हम जो एक्सपेक्टेशंस रहती है कई बार वो पूरी फुलफिल नहीं होती है, लेकिन इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर आपको 80-90% भी अगर मिल जाता है तो हम हमको मानना चाहिए कि एक वो बहुत अच्छा प्रयास है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बजट। और निश्चित रूप से जो इकोनॉमी की रफ्तार को ये आगे भी कायम करने वाला बजट जो है वो साबित होगा, निखिल भाई। दो टिप्पणी करूंगा मनोज भाई। अभी मैं कुछ एक्सपर्ट्स को भी सुन रहा था अलग अलग चैनल पे। तो मेरे ख्याल से दो मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे शायद कोई इसका एक करेक्ट परसेप्शन नहीं है। एक तो जो कैपेक्स की अपने बात की कि इट वाज बिट डिसअपॉइंटिंग कि पिछले साल 11 लाख करोड़ का बजट था लेकिन फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो काफी लोग यहाँ का क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, डेवलपिंग कंट्री है, आपके पास बजट है लेकिन आप खर्चा नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ एक तो मिसिंग लिंक जो है वो है कि ये फेडरल गवर्नमेंट है, और जब फेडरल गवर्नमेंट पैसा लगाती है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन आता है। और कभी कभी अगर राज्य सरकार अपना कंट्रीब्यूशन नहीं ला सकती है तो वो जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जाता है वो अनयूटिलाइज रहता है। तो इसका यानी ये पूरा जो एक जो ये जो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं तो वो गलत है। यानी वो नजरिया ये होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट है, और कहीं ना कहीं अगर किसी राज्य के पास पैसा नहीं, इसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट नहीं हो पाता है, तो दैट कैपिटल budget will obviously lapse, and it may know it may have to be taken forward. But that's a very important perspective to keep in mind. Second, I heard somebody saying 1 लाख करोड़ क्या होता है। आपने ये 12 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स वेव किया उसका इम्पैक्ट कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ है, तो मतलब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ का कोई मायने नहीं है। आई थिंक अगेन यू आर मिसिंग द पॉइंट। क्योंकि आप शायद मिडिल क्लास में कभी थे नहीं, हम तो मिडिल क्लास के हैं। तो मैं तो जानता हूँ कि 80,000 रुपये अगर आप मेरे हाथ में दोगे तो मैं 8 लाख खर्चा करूंगा, क्योंकि वो 80,000 जो है वो मेरा ईएमआई में जाएगा। तो द माई परचेसिंग पावर, माई लेवरेजिंग पावर इंक्रीजेस। So if that 1 lakh crore is not 1 lakh crore, you have to give it a multiplier of 10. That 1 lakh crore will actually lead to increase in consumption of 10 lakh crores, not 1 lakh crore. So I think ये जो एक परसेप्शन है कि आपने 80,000 रुपये मध्य वर्गीय आदमी को दे दिया तो 80,000 खर्चा करेगा, बिल्कुल गलत है। 80,000 दोगे तो 8 लाख खर्चा करेगा, क्योंकि वो 80,000 रुपये ईएमआई के लिए एलोकेट करेगा। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ये जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे डिमांड की साइड से ऊपर बहुत ही बढ़िया होगा। मनोज भाई। जहां तक कैपेक्स कैपेक्स का आप बोल रहे थे निखिल भाई, तो कैपेक्स का जो पूरा यूटिलाइजेशन पिछले साल में इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे हमारे जो है इलेक्शन थे जी पार्लियामेंट के, और साथ जी ही काफी सारे बड़े स्टेट्स में भी इलेक्शन थे। तो वहां पे क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते भी सरकार जो है पैसा खर्च नहीं कर पाई। और अगला जो साल है उसमें बड़े स्टेट में अगर हम बिहार को छोड़ दें तो और कोई ऐसे बड़े राज्य है नहीं जहाँ पे इलेक्शन होना है। और हम्म, इवन बिहार को तो गवर्नमेंट ने काफी फोकस में रखा है, काफी सारी अनाउंसमेंट जो है वो स्पेशली बिहार को लेकर के हुई है। तो मेरा मानना है कि अगला जो साल रहेगा वो कैपेक्स यूटिलाइजेशन के हिसाब से काफी अहम रहेगा, क्योंकि जो सरकारें नई जो चुनी हुई आई है वो भी खर्चा करेगी और जी भारत सरकार को भी पूरा साल मिलेगा खर्चा करने के लिए।
तो मेरे हिसाब से अगली बार जो रहेगा वहां पे कैपेक्स का यूटिलाइजेशन काफी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जी, प्रिया जी। जी। अब थैंक यू मनोज सर। आगे बढ़ते हैं, अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, आपके क्या कमेंट्स हैं? प्रिया जी गुड मॉर्निंग। निखिल जी गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और देखिए बजट डेफिनेटली पॉजिटिव बजट आया है, मगर अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट पर्सपेक्टिव से कोई खास इसमें अनाउंसमेंट्स नहीं है। जिस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब दिया गया है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि आप कहीं और पैसा ना लगाएं, आप सरकार के ही जो स्कीम है उसमें पैसा लगाएं, जैसे पीपीएफ में या एनपीएस में। क्योंकि जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कहीं भी मार्केट को लेके कोई चर्चा नहीं की गई। इंडिया में ऑलरेडी कॉस्टिंग जो है टैक्स ट्रेडिंग कॉस्ट काफ़ी हाई है, तो ट्रेडिंग कॉस्ट को काफ़ी रेशनलाइज करने की के बारे में कोई बात नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो सरकार ये चाह रही है कि क्योंकि हमने पिछले देखा था 6-7 महीनों में कासा को लेके काफ़ी बैंक्स में इशू था कि जो कैश रिजर्व है वो नहीं रहा है, तो उसको बढ़ाने की यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर अब यहाँ पे जो पैसा बचेगा, अब अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे रेंट के ऊपर उन्होंने टीडीएस को इंक्रीज किया है, तो कहीं ना कहीं लोग अब जो पैसा है उसको अपने बैंक में रखने की ज्यादा कोशिश करेंगे। अब बाकी अगर आप टैक्स रिजीम में किया है तो इसका मतलब कि जो आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट जो मैच्योर होंगी उसमें शायद टैक्स लगता हुआ दिखाई दे। तो इस मीन्स कि लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे कि आप अपना फंड को बैंक में रखें या ऐसी स्कीम में लगाएं जो गवर्नमेंट प्रेफर्ड स्कीम्स हैं, जैसे पीपीएफ या आपकी एनपीएस। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार ये चाह रही है कि बैंक में जो कासा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट 100% की गई है, दैट इज अगेन अ पॉइंट की एफडीआई को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। तो हमने कल इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था कि उन्होंने क्लियर बोला था कि बैंक्स को लेके और इंश्योरेंस कंपनीज को लेके उनका काफी पॉजिटिव स्टेबल इंस्टांस रहेगा। तो वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी में जो फंड है उसको पंप करने की बात की गई है। लास्ट टाइम हमने आरबीआई गवर्नर ने भी यही बात बोली थी, इसके बाद हमने देखा था सभी अच्छे बैंक सेक्टर में मूवमेंट आया था। तो बेसिकली जो ये बजट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी में जो मनी है उसको पंप किया जाए, जो एफपीआईज बाहर चले गए उनको वापस यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए, एफडीआई को रिवाइवल किया जाए और कहीं ना कहीं लोगों की जेब तक पैसा पहुंचाया जाए, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर जो फंड है वो यहाँ पर पंप होता हुआ दिखाई दे। तो बेसिकली इनडायरेक्टली इकोनॉमी में पंप करने की बात की गई है, जो कि कहीं ना कहीं देखिए इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव भी है। और हमें लगता है कि इसकी वजह से जो भारतीय इकोनॉमी है जो अभी एक साल में हमने देखा थोड़ा सा डाउन हुआ था, वो यहाँ पर अब रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बजट अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी में फंड को पंप करने के हिसाब से बनाया गया है। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। प्रिया जी। आ, आगे बढ़ते हैं सर, कमलेश जी से बात करते हैं कि उनके क्या कमेंट्स है बजट को लेकर। प्रिया जी, निखिल भाई और अपने सारे पैनलिस्टों को नमस्कार। बजट के ओपनिंग रिमार्क्स में मैं यही कहूँगा, जैसे निखिल भाई ने जो मेंशन किया ना, तो हम वर्किंग क्लास मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जीवन के 35 साल हम भी सैलरी क्लास में रहे एमएनसी बैंक में। तो ये एक पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जहाँ किसी सरकार ने बजट में एक सैलरी क्लास वाले को इतने बड़े पैमाने पे कोई बेनिफिट दिया हो। हर बार हम सोचते हैं कोई ना कुछ आए तो कभी कभी 2%, 4% ऐसी छोटी मोटी रियायत मिल जाती है। लेकिन इस बार कल प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य थे संकेत तो मिल ही गए थे कि मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है। तो ये मैं मानता हूँ बजट का एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी ये मोदी 3.0 की। नंबर टू, जैसे अभी अनुज ने भी बात की ना, एफडीआई इंश्योरेंस के लिए एफडीआई की लिमिट अभी 100% कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की नीतियां इस तरह से बढ़ेगी कि अनेक सेक्टरों के अंदर एफडीआई का प्रमाण बढ़ेगा। मार्केट के लिए दो उन्होंने कोई स्पेसिफिक ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन वैसे कोई नेगेटिव भी इस मार्केट के लिए नहीं है कि जिसके कारण मार्केट के ही जो लेवल थे उससे नीचे आ जाए। हालांकि मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 महीने से जो एफपीआई की सेल हम मार्केट में देख रहे हैं वो शायद अप्रैल के बाद वो रिवाइव होगी और अप्रैल में फंड फ्लो होना चालू होगा। निखिल जी, ये सैलरी क्लास के अलावा दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, कि जो मुझे लगा है ये बजट के लिए, कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया ना कि एक संतुलन बना रहे। कभी कभी क्या होता था कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ही फोकस ज्यादा हो जाता था कि ये सेक्टर को मिलता है, बाकी सेक्टर्स के ऊपर उनका थोड़ा बहुत दुर्लक्ष होता है। तो मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल बैलेंस काइंड ऑफ बजट इस बार वित्त मंत्री जी ने पेश किया हुआ है। सैलरी क्लास के बारे में मैं भी किसी एक बैंकर से भी बजट पे डिस्कशन कर रहा था,
तो ये बोल रहा था उसका सीधा इम्पैक्ट क्या होगा। तो निखिल जी, मैं तो दो तरह से देखता हूँ। आपने जो बताया, एक लॉजिक ये है कि आज मान लीजिए मुझे ये नए टैक्स रिजिम में 80,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, तो या मैं खर्चा करूंगा। अगर मैं खर्चा भी कर रहा हूँ तो कंजम्पशन बढ़ रहा है। अगर मैं खर्चा नहीं कर रहा हूँ और कहीं सेविंग कर रहा हूँ, कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो भी मैं इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी ग्रो करने के लिए पैसे लगा रहा हूँ। तो आइदर वे, आई एम इन्वेस्टिंग और आई एम सेविंग, आई एम मेकिंग सम कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ये एक चीज है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट निखिल जी, हालांकि जब ये इसकी फाइन प्रिंट बजट की आएगी तो सब डेटा मिलेगा, लेकिन मुझे आश्चर्य एक बात का ये हुआ आज कि बजट में वित्त मंत्री जी ने कहीं भी रक्षा मंत्रालय के ऊपर कितना अलोकेट कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर कितना कर रहे हैं, हेल्थ केयर के ऊपर कितना अलोकेट कर रहे हैं, वो कोई आंकड़े उन्होंने आज बताए नहीं है। तो वी विल हैव टू वेट इन द फाइन प्रिंट फुल्ली बजट व्हेन कम्स आउट, लेकिन आई एम श्योर कि उस पर भी उन्होंने ध्यान तो दिया ही होगा। और एजुकेशन के लिए खाली इतना कह सकते हैं कि मेडिकल सीट बढ़ाने की जो उन्होंने भाई बात की है, आईआईटी के स्टूडेंट्स के नंबर में सीट बढ़ाने की बात की है। तो मैं ये कहूंगा कि दिस पर्टिकुलर बजट जो है, एक दिशा जो तय की है हमने ग्रोथ की, एंड जिसको कहते हैं ना कि डेवलप इंडिया बाय 2047, उस दिशा में ये एक कदम अपना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए। निखिल जी, आज मैं एक डेटा एनालाइज कर रहा था जो मुझे मुझे भी सरप्राइजिंग लगाई है, लेकिन ये इसके ऊपर भारत सरकार को आने वाले 5 साल में बहुत ही मजबूती से काम करना होगा, क्योंकि एक डेटा मेरे पास ये आया है कि विश्व के व्यापार में मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन इस जस्ट 2.8% है। हालांकि चाइना का कंट्रीब्यूशन आज 28.8, करीबन 29% चाइना का कंट्रीब्यूशन है। और भारत के आज भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसका रॉ मटेरियल बिजनेस चाइना से आता है। और वित्त मंत्री के सॉरी प्राइम मिनिस्टर्स के जो आर्थिक सलाहकार है, उनका अपना एक सर्वे रिपोर्ट है, उनमें कहा है कि अगर 2030 तक हमने अपनी चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल की वो कम नहीं की, तो हमारे लिए शायद ये मुश्किल बन सकती है। तो मैं ये एक जो ये मुद्दा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि चाइना जिस तरह से अभी भी, कल हमने इसका देख लिया डीप सिक के बारे में, किस प्रकार से अमेरिकन मार्केट में तहलका मचा और किस प्रकार से एक ही दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस अमेरिकन कंपनियों को झेलना पड़ा है। तो आने वाले दिनों में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए ये जो शब्द प्रयोग हम करते हैं ना, आत्मनिर्भर, तो ये एक होना चाहिए कि एक रॉ मटेरियल के लिए भी हम आत्मनिर्भर बने और चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम हो। अदरवाइज अगर आप मुझे मार्क्स कहेंगे तो मैं भी 9 मार्क्स डेफिनेटली दूंगा ये बजट को। मेरे ख्याल से तो आपने रॉ मटेरियल की बात की। देखिए, एक तो जियो पॉलिटिकल सच है कि अगर मेरे देश में वो मिनरल्स नहीं है तो नहीं है, मैं उसको पैदा नहीं कर सकता। ये नेचुरल रिसोर्स है, और अगर वो नेचुरल रिसोर्स अगर मेरे देश में नहीं है तो मैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई विल हैव टू गेट इट फ्रॉम द कंट्री विच हैज द नेचुरल रिसोर्स। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो चेंजेस किए हैं आज, काफी अच्छे अनाउंसमेंट उसमें भी किए हैं, जहाँ पे बेसिक कंज्यूमिबिलिटी को नील कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया कुछ प्रोडक्ट्स को। इसमें कुछ 10-11 मिनरल्स भी है, और ये मिनरल्स लिथियम आयन टाइप से जो ईवी बैटरीज में जाते हैं, आपके सेल फोन के बैटरीज में जाते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी नपातुला स्टेप लिया गया है, इवन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेयर द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स दैट विद जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, एक तरफ ट्रम्प बोलता है मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, मैं सब कुछ बंद करवा दूंगा। तो ये जो ओपन ओपन ओपननेस है कि नहीं, हमें बाहर से आत्मनिर्भर तो बनना है, लेकिन कुछ उसमें भी लिमिटेशंस हैं। तो अगर आत्मनिर्भर नहीं बन सकते तो एटलीस्ट ऐसा करते हैं कि जो सामान अंदर आता है उसको कम महंगा करे, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज जब बड़ा पुश आएगा वो मिडिल क्लास में ही आएगा। तो अगर बैटरीज के कॉस्ट कम होते हैं तो ईवी के कॉस्ट भी कम हो जाएंगे, चार्जिंग भी कम इतना सस्ता हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से these are very good steps that the government has taken, which are not coming out in a lot of analysis, because a lot of focus is going on income tax, 12 lakhs per annum, 1 lakh crores, etc. But even on the indirect duties, taxes side, the government has done, I think, a very decently good job on cancer ड्रग्स के ऊपर बेसिक कस्टडी हटा दी या कम कर दी है। काफी ड्रग्स के ऊपर उन्होंने काफी राहत दी है। तो बहुत ही अच्छे स्टेप है, जैसे मनोज जी ने कहा ना, जब जब इकोसिस्टम मायूस है, there are clouds on the horizon, you don't know what's going to happen, geopolitical, everything is so depressing. In that scenario,
when something like this comes, which is so positive, it shines brighter than what it really is. तो अगर वो 40 वाट का बल्ब आपको 80 वाट का बल्ब दिखने लगेगा, तो ये जो किया है ना सरकार ने, मेरे ख्याल से सही समय पे एक एक आशा की किरण जो होती है, आशा, एक hope that no, everything is not, the world is not coming to an end. Don't listen to Donald Trump, and don't listen to what he says every morning. Look at your country, and your country is doing pretty well. I think that message is coming across very, very strongly, I think, in today's budget, where the government has really said, don't worry, uh, हमारा भारत अभी भी महान है. अनुज जी, you were saying something. हाँ, यस निखिल जी, देखिए रेलवे को पूरा अनटच किया है, कोई उसमें कोई नहीं बताया। काफी लोग वेट कर रहे थे कि रेलवे में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो वो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट रहा बजट में। इवन जनरली हम देखते हैं कि नई ट्रेन लाइन और नई ट्रेन को लॉन्च करने की बात, या कितना कैपेक्स उस पर डालेंगे, या जी क्या भाड़े के बारे में, तो वो ऐसा कुछ आया नहीं। तो वो रेलवे जो सेक्टर है वो पूरा एटलीस्ट एकदम से वो एब्सोल्यूट रहा। तो मुझे लगता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए थी, बट वो नहीं रही। उसकी वजह हम देखें तो उसकी वजह से सारे रेलवे स्टॉक बजट आते ही एकदम से धाराशायी हो गए। तो जी, that's a good रेलवे अनटच observation. रहा। Yeah, there's यस, been no announcement at all यस, about the railway. यस, यस, Yes. Maybe the FM forgot that the real budget is part of पॉसिबली। नहीं, इसमें ऐसा है निखिल भाई कि जैसे जी, कमलेश जी भी बोल रहे थे कि एफएम ने पहली बार यहाँ पे इंडिविजुअल अलोकेशन का इस बजट स्पीच में जिक्र नहीं किया है। तो उसके लिए जब हम डिटेल्ड बजट एक बार जो है डॉक्यूमेंट correct. देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन से सेक्टर को कितना अलोकेशन हुआ है। और जी जहां तक रेलवे का सवाल है तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट बिल्कुल उसके ऊपर फोकस रखेगी। जिस तरह से जो 100 जो है रूरल डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, उनकी कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी जो है यहाँ पे सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कही गई है, 1 लाख करोड़ के फंड तक के एलोकेशन की जी बात हुई है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे रेलवे के ऊपर भी फोकस रहेगा, क्योंकि जब हम उड़ान के माध्यम से यहाँ पे रूरल कनेक्टिविटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेलवे के लिए भी एलोकेशन रहेगा। तो दूसरा एक और चीज ये यहाँ कहना चाहूंगा, जैसा कि अनुज बोल रहे थे कि मार्केट के स्पेसिफिक कोई चीजें यहाँ निकल कर नहीं आई। तो जिस तरह से यहाँ पे काफी एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ था मार्केट को लेकर के, और अगर वहां पे अगर वैसा कुछ हुआ नहीं है तो वही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जैसे कि कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर के धारणा थी कि जो 12.5% है लॉन्ग टर्म, उसको 15% जो है एफएम कर देगी इस बजट में, तो वैसा नहीं हुआ है। तो जी कहीं ना कहीं एक एफआई को भी जो डिसअपॉइंटमेंट था मार्केट को लेकर के, और उसको यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। और दूसरा, जैसे कि जोशी जी भी जो बोल रहे थे, कमलेश शाह साहब जो बोल रहे थे कैपेक्स के लिए, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अभी जब हम इंटरनेशनल चैलेंजेस काफी सारे हो, जैसे अभी डीप सीक आया, तो उसके चलते यहाँ पे जो यूएस की जो आईटी इंडस्ट्रीज है वहां पे काफी इम्पेक्ट हमने देखा, और जी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो मार्केट के पिरोज हो गया। तो ऐसे में यहाँ पे हम जो मैन्युफैक्चरिंग का कैपेक्स जो भी बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर हमको टेक्नोलॉजी के जो चैलेंजेस है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ऐसे चैलेंजेस में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा हमारे सामने जो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस है, तो ऐसे में अगर हम सर्विस जो सेक्टर है उसको थोड़ा अच्छा करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो हमारी ट्रैक पे बनी रहेगी। और जी स्पेशली इंडिया में रूरल को इस बजट में जो फोकस में रखा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ओवरऑल इकोनॉमी में इसका होता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल पर्सनल इनकम टैक्स की वजह से तो यहाँ पे कंजम्पशन की जो थीम है वो बरकरार रहेगी ही। तो ओवरऑल काफी संतुलन है। अब हम कह सकते हैं कि एक पिच को देख करके बैटिंग यहाँ पे करनी रहती है, और इस बार यहाँ पे अपने को वीरेंद्र सहवाग नहीं, राहुल द्रविड़ बनने की जरूरत थी। तो वो बिल्कुल यहाँ पे जो है इस बजट में ध्यान रखा गया है कि भाई पिच अगर थोड़ी ट्रिकी हो तो हमको डिफेंसिव, ज्यादा हमको आक्रामक बल्लेबाजी नहीं करना है, ताकि हमारी विकेट भी बची रहे रहे और रन भी बनते रहे। तो बिल्कुल। एक उस तरह का जो है यहाँ पे ध्यान इस बजट में रखा गया है। और मेरे ख्याल से कोalition पॉलिटिक्स का जो सत्य है वो भी उन्होंने संभाला है। पिछले बजट में आंध्र प्रदेश को काफी कुछ दे चुके थे, इस बार बिहार। इस बार बिहार को दिए हैं। मेरे ख्याल से देखिए, ये जो बहुत ही अच्छी तरह से करना, बिना कोई बिना कोई ऐसे कि कोई हमने बजट में बड़ा डेंट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा इसमें नहीं निखिल भाई जो करना। बिहार का आप बोल रहे हैं ना, तो हम देखिए जैसे हमारा एक पूरा यूरोप जो है यूपी में रहता है, और हमने यूपी में जिस तरह से जो डेवलपमेंट देखी पिछले 5-10 सालों में, तो एक जी बड़ा कंट्रीब्यूशन वहां से इकोनॉमी में आ रहा है।
तो अब हमारे पास यहाँ पे जो ग्रोथ के लिए गुंजाइश वही है कि जो जो भी स्टेट हमारी बैकवर्ड है उसको हम यहाँ पे बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो है ट्रैक पे लाए। तो अभी बिहार में काफी गुंजाइश है, और वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस होगा तो कहीं ना कहीं वो, हम वहाँ 1 रुपया लगाएंगे तो इकोनॉमी को 10 रुपया देने की क्षमता रखेगा स्टेट। तो उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा है। तो अगर कोई बैकवर्ड स्टेट अगर तेजी से डेवलप होता है तो वो इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में आता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट का फोकस हो तो वहाँ पे नई इंडस्ट्री, नया इन्वेस्टमेंट सब फोकस होता है, तो जी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। तो जी। वो उसको ध्यान में रखते हुए शायद यहाँ पे अगर अच्छी डेवलपमेंट होती है तो बिहार एक बड़ी स्टेट है, तो निश्चित रूप से बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी को वो करती हुई नजर आएगी। नहीं, वो तो आई थिंक दैट गोज विदाउट सेइंग, बिकॉज अगर आप पर कैपिटा इनकम का एनालिसिस करते हैं भारत का, और अगर उसको राज्य में बांटते हैं कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है और कौन से राज्य में सबसे कम है, तो बिहार इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, यस। एंड आई थिंक तेलंगाना एंड द सम साउथ तमिलनाडु राइट एट द टॉप। सो 2.5 लाख, मेरे ख्याल से 2.5 लाख रुपए नेशनल एवरेज है। Their highest is 3.5 lakhs, lowest is some 28-30 thousand something with Bihar and so other couple of states. I think you're right. The 1 rupee that you put into Bihar will have a much more multiplier effect than that 1 rupee if it was to go to a Telangana or a Maharashtra. I completely agree with you. But I think the जो coalition politics की एक compulsion होती है, कंपल्शन कुछ भी हो, प्रोमाइज कुछ भी हो, कंक्लूजन तो अच्छा ही है कि ये अच्छा ही होगा। और भारत के लिए वैसे भी अच्छा है कि एक स्टेट जो पीछे रह गया है, जो बीमारू स्टेट में गिना जाता था, वो एक जो पिछड़ा स्टेट है वो आगे आएगा। और कारण कुछ भी हो, एटलीस्ट यू गो इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेल पुट स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइड। सेठी साहब, यू हैव बीन वेरी क्वाइट, नो कमेंट्स। या पूछे तो मैं बताऊं? सर, आपका प्रोग्राम है। नहीं, तुम तो रोज बोलते रहते हैं। बोलिए सर। सर। नहीं, अच्छा बजट है। जी और जैसे था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना है, मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना है, एक्सपोर्ट पे जोर देना है, और लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करना है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया है। और स्टॉक मार्केट तो 75,000 के ऊपर अपने आप ही चली जा रही थी, तो उसका ध्यान नहीं इतना दिया है कि शेयर बाजार को बूस्ट करने के लिए भी कोई पंपिंग की जरूरत नहीं है। इट हैज बिकम मैच्योर एंड इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन। अभी तो ग्रीन में आ गया, 158 अप दिख रहा है। सुबह डाउन था। ये कोई 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 कह रहा था कि स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने को 48 घंटे लगते हैं, बजट एनालाइज करने को, और उसका सही असर जो है वो इमीडिएटली नहीं पता चलता, 1-2 दिन में मालूम पड़ता है। बट आई थिंक टुडेज वॉलेटिलिटी इज प्रीटी अमेजिंग, इट वेंट डाउन 300, नाउ इट्स 150। मैं सो ये तो यहाँ उससे पूछना चाहिए कि उसका अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करने में कितना टाइम लगता है। मैं कभी नहीं कर पाता हूँ। It's true. But all in all, I think a feel-good budget. It gives you a lot of positivity. I know that the stock market has been ignored. मैंने Nothing. एक मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जी मैंने चैट जीपीटी में डाला बजट हाईलाइट, जी। 2 पेज की आई। मैंने कहा ब्रीफेस्ट मेरे को A4 पेज में चाहिए, उसने 8 पॉइंट लिख के दे दी। अच्छा। So chat GPT is taking over everybody's job. नहीं, Huh? वी आर सर्विंग फॉर 2 पीपल नाउ। कि बॉस एक से दो का काम लेता है ना। True, true. And I think artificial intelligence and all that, जो बेरोजगारी का जो सवाल है, on a serious note, I think it's something that I'm not very sure. जैसे मनोज भाई ने बोला, जो डीप सीक का एक एक सडनली हलचल हो गई मार्केट में, और एनवीडिया का प्राइस गिरा, और मैं सभी टेक स्टॉक्स के प्राइस गिरने लगे। ये जो झटके आने वाले हैं, और इकोनॉमिक सर्वे में भी यही कहा है कि अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में गुंजाइश है कि शायद एक बड़ा करेक्शन है, और उसका इफेक्ट जो है वो भारतीय स्टॉक मार्केट पे होगा। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे का जो कमेंट है, उसमें आप लोग क्या सोचते हो जी? आपने आपने शायद वो देखा होगा कि इकोनॉमिक सर्वे हैज sort of given some sort of a warning that American stock markets are in for some sort of a correction, and history shows that जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट हिलते हैं तो यहाँ भी थोड़ा हम हिल जाते हैं। तो एनी कमेंट्स फ्रॉम यू अनुज भाई ऑन दैट? सब वो लिंकेज तो लोग बिठा ही लेते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का लिंकेज होता नहीं है। और पब्लिक को लॉजिक चाहिए कोई।
उनको और नहीं, कहीं निकलो, यूरोप चले। स्टैटिस्टिक्स जो है वो बोलते हैं, तो मैंने सोचा शायद अनुज जी के कुछ कमेंट्स हो, बिकॉज ही इज क्लोजली देखिए, वॉच। अभी अभी निखिल भाई, हम देख रहे थे कि यूएस की मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही थी, बावजूद उसके हम यहाँ पे लगातार करेक्ट हो रहे थे, और जी ऊपर से हम लगभग 12% करेक्ट होते हुए नजर आए। तो लिंकेजेस है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि जो लिंकेज है वो थोड़ा सा डिसअपियर भी हो जाता है सिचुएशन को देखते हुए। जी तो अभी जो हालात है ग्लोबली, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रम्प साहब के आने के बाद, तो वो जो चैलेंजिंग जो सिचुएशन है वो अगले 4 साल तक बिल्कुल बनी रहेगी। हम रोज कुछ न कुछ नई चीज आते हुए देखेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे श्योर है कि यूएस जो टैरिफ की इतनी बात कर रहा है, तो उनको ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्योंकि आज ज्यादातर जो चीजें वो इंपोर्ट करते हैं, अगर सब जगह टैरिफ डालेंगे तो जो इन्फ्लेशन है यूएस की वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। तो जी कहीं ना कहीं वो जो रिसेशन की हम अभी तक बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ की ये नहीं चाहेगी कि उनकी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाए, क्योंकि अभी तो जॉब मार्केट ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वहाँ पे डाउनवर्ड है। होम सेल्स के जो डेटा है वो यहाँ पे दर्शा रहे यूएस के कि बड़ी गिरावट वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजों को भी उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो वन वे जो है यहाँ पे डिसीजन लेते हुए चलते जाएंगे। तो वो चीज बिल्कुल उनके दिमाग में रहेगी। दूसरा, जहां तक भारत का सवाल है, तो हमारा जो सबसे बड़ा जो असेट है वो हमारी पॉपुलेशन है। और अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो भी जो एक मॉडरेट जो ग्रोथ है 4 to 5%, जिसको हम हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं, वो हम्म, हमारी इकोनॉमी करती ही है। और ऐसे में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, या हमारे जो स्टेट्स है अगर वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, तो हम अगर 6.5 7 तक भी अगर पहुंच जाते हैं, तो अभी के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में 6.5 7 इज अ गुड ग्रोथ रेट। जहाँ की जो दुनिया अगर 3% पे ग्रो कर रही है, और अगर हम 6.5 7 करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा है। तो बिल्कुल। वो बिल्कुल रहेगा। और एक जो सबसे बड़ी चीज है निखिल भाई, की अभी हम लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2047 तक हम विकसित भारत, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 40 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। तो जो हमने 75 साल में बनाया है, उसका 10 गुना अगले 25 साल में बनने वाला है। तो उस चीज को हमको बिल्कुल प्राइम फोकस में रखना चाहिए कि यहाँ से अगले 25 साल में 10 टाइम्स जो ग्रोथ है वो आने वाली है, अभी जो हमारा टोटल मार्केट कैप है उसके सामने। तो ये रहेगा यहाँ पे जो डेवलपमेंट की जो थीम है वो कभी कमजोर पड़ने वाली नहीं है, और अगले 10 साल तो भारत के ही है। एब्सोल्युटली अनुज भाई, ये कमेंट्स। देखिए निखिल जी, मेरे को लगता है कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, जो लेटेस्ट फेडरल रिजर्व का मीटिंग हुआ था, उनका ये क्लियर था कि नाउ दे आर ओपन टू कि इंटरेस्ट रेट कट भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। राइट, और उन्होंने अपना जो इंस्टांस था कि खाली वो 2 बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, उन्होंने उसको हटा दिया अपनी रिपोर्ट में से। तो दैट इज थिंग कि जो इंडिया का बजट है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उसको मद्देनजर देखकर यहाँ पर डिजाइन किया गया, उसको देखकर यहाँ पे थॉट किया गया, क्योंकि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते या घटते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पे डायरेक्ट इज अ कि एक कंजम्पशन कंट्री है, राइट, और प्रोड्यूशन भी है और कंजम्पशन भी है। तो अगर यूएस कोई भी टैरिफ लेता है या कोई भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, दैट विल डायरेक्टली इंपैक्टेड ऑन इंडिया। तो इंडिया का, क्योंकि अगर आप देखेंगे रुपी यहाँ पर काफी डेप्रिशिएट हुआ है, और कल की जो फिजिकल हमने जो देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया था, उसमें क्लियर था कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहेगी, बट उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एफपीआई को इनवाइट करना है, एफडीआई को इनवाइट करना है और रिवाइवल करना है। तो वो सिर्फ उसी बेस पर रिवाइव हो सकता था जब कहीं ना कहीं जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एज कंपेयर टू द यूएस और एज कंपेयर टू द अदर नेशंस अट्रैक्टिव लगे। तो अट्रैक्टिव लगाने के लिए इन्होंने यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी है। साथ जी में जो इन्होंने एफडीआई के बारे में इन्होंने एक दिया है इंश्योरेंस को लेके, इंश्योरेंस कंपनी में या फिर जो बैंक्स में पंप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो है एफपीआई एफडीआई को यहाँ पर आप इनवाइट है, और आप यहाँ पर आके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू आप अपने बिजनेस को यहाँ पर एक्सपेंड करें और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं पैसे को लगाएं। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, एवरी टाइम फर्स्ट स्लाइड होता है एफपीआई इन्वेस्टमेंट, और हम देख रहे हैं कि इस साल जो है 2024 में हमने पूरा नेट आउटफ्लो देखा है। तो इस आउटफ्लो को रोकने के लिए और उसको इनफ्लो में कंपेयर करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए इनको कहीं ना कहीं ऐसा स्टेप लेके आना था जो कि इनवाइट करे, और ये स्टेप मुझे लगता है कि पूरे बजट में रहा है। चाहे वो प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू रहा हो, चाहे इन्होंने यहाँ पर एजुकेशन स्कीम लेकर आए उसमें रहा हो, चाहे एग्रीकल्चर में रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं चाहे इन्होंने जो इंश्योरेंस सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर के थ्रू करा है वो कहा हो। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो
पॉलिसी बनाई गई है ये बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट को लेकर बनाई गई है, क्योंकि ट्रम्प और एलन मस्क दो ऐसी एंटिटी है इस टाइम पे जिनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें ट्रम्प तो सबसे आगे है, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसको नजर में रखकर अभी ये बजट जो है बनाया गया है। और मुझे लगता है कि पूरा जो बजट है टोटली ये टोटली डिपेंड ऑन इंटरनेशनल सर्कमस्टांसिस की, और उसको कि इंटरनेशनल में कुछ भी हो बट हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। तो बेसिकली इस बजट को ऐसे बनाया गया कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में टैरिफ बढ़े या घटे या कुछ भी हो, बट वी आर ऑन स्टेबल फॉर्म। तो एक्चुअली इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ये स्टेबलाइज जो बजट है ये यहाँ पर दिया गया है। Kamlesh bhai, carrying forward from what Anuj has just said, what is encouraging is that FM has put the fiscal deficit at 4.4%, and I think that is extremely encouraging that it's under control. And जो जो महंगाई का दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो कह रहे हैं कि अब कंट्रोल में आएगा Q3 Q4 में। फूड इन्फ्लेशन जो है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है CPI का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, उसमें भी it will come down because vegetable prices will come down, and so therefore there's no real fear or scare of inflation going beyond what it has been predicted at. As a banker, ex-banker and a keen follower of the money markets, आपके हिसाब से क्या लग रहा है जो इंटरेस्ट रिजीम है और जो RBI का कॉशियस पॉलिसी रहा है मिस्टर दास के अंडर में और अब मिस्टर मल्होत्रा के अंडर में, तो क्या लग रहा है कि आपको ये जो हॉकिश, अभी भी हॉकिश दविश, blow hot, blow cold, we are still not sure where the RBI is heading. Where do you think after this today's budget announcements and all the predictions of the GDP at 6.4%, and maybe next year not going to that high also, where do you think this is going to head? निखिल भाई, ये बजट में जैसे हम सब एक्सपेक्ट कि जीडीपी विल बी समवेयर बिटवीन 6.5%। इन्फ्लेशन एज यू सेड करेक्टली, एक जो पैरामीटर सेट किया हुआ है बिटवीन 4 to 6%, वो रिजिम में ही है। और हालांकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर बीच में मैं कॉमर्स मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, पीयूष गोयल जी का। तो उन्होंने बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग बात कही थी कि आरबीआई को ये देखना चाहिए कि अगर फूड इंडेक्स एक सबसे ऊपर है, फूड इन्फ्लेशन का जो रेट है, वो बेसिस को ध्यान में रख के अगर वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं तो दैट वुड नॉट बी द राइट लॉजिक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर भारत सरकार और रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएगा तो ही इंडस्ट्री को एक प्रकार का बूस्ट मिलने वाला है। Yeah. दूसरा, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे लिए जो आने वाले दिनों में चैलेंज है ना निखिल जी, ये बजट में तो उन्होंने मेंशन किया ही है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दे आर गोइंग टू सेट अप द कमिटीज ऑफ द इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जैसे ही बन जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ जो अपने ट्रेड है, नाउ यूनाइटेड स्टेट्स इज आवर थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एज ऑफ टुडे। चाइना के साथ इतने सारे इश्यूज होते हुए भी चाइना इज अवर नंबर 1 ट्रेड पार्टनर। हम एक डिबेट में कल परसों वही डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स आर टू कंप्लीटली डिफरेंट इश्यूज है। पॉलिटिकल क्राइसिस होते हुए भी, इश्यूज होते हुए भी चाइना के साथ हमारा नंबर 1 ट्रेड है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो ट्रेड है उसके अंदर क्या हो रहा है कि इंडिया इज इन अ ट्रेड सरप्लस ऑफ $36 बिलियन। तो आने वाले दिनों में भारत का एक्सपोर्ट यूएस की ओर बढ़े तो उसके सामने जो टैरिफ की बात, to find out some new areas where India can increase their export to the United States। और यूनाइटेड स्टेट्स के देखिए उनके भी जो एक्सपेक्टेशन होते हैं कि कुछ प्रोडक्ट इंडिया में है जिनके टैरिफ कम होने चाहिए, they also want to come to India market। It's the biggest market, 145 करोड़ पीपल की ये कंट्री है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट रेट कम होगा। और भारत सरकार को अभी, मैं तो ये बीच में एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि द डे दैट मिस्टर ट्रम्प मेड दिस स्टेटमेंट टैरिफ के ऊपर, तभी ही ये है भारत सरकार के कुछ मिनिस्टर ने काम करना चालू कर दिया था कि अपनी तरफ से भी सोचे कि कौन से प्रोडक्ट है जो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कम टैरिफ उनके ऊपर, उनके प्रोडक्ट को लगा सके, वहां हम कॉम्पेंसेट करें। तो ये चीज वे काम कर रहे थे। और शायद मुझे लगता है निखिल जी, पिछले बार शायद आपने ही कहा था, जब मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत चेंज होगा, तो आपने कहा था ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड मस्क एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये बिल्कुल अनुज से अभी बताया कि ये जो 4 साल होने वाले हैं ना, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए, मैं तो कहूंगा काफी अनिश्चितता भरा रहेगा एंड वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द अमेरिकन पॉलिसी। वी विल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months उसके लिए। Yeah, the business standard called it aristocratic oligarchy, where
Yeah. some oligarchs, if the Russian are going to Yeah. rule the country. But I think that's the reality of the times, and one has to sort of watch it and just bear with it. It's just 4 years, right, in a whole millennium. So one should not really get overly worried. And there are automatic checks and balances. 100% tariff wala to, I think it is all hot air. It cannot work. And if you sit down and do statistical analysis, artificial intelligence, मेरे ऑफिस में एक लड़का है वही स्मार्ट आई सेड do one thing for me, create a model where you show that in the USA the production or the GDP which is attributable to non-Americans is X. Then pick that population up, take it out of the America and put it back in India, and then see what happens to America. It cannot work because if you go to any construction site in the US, they're all Mexicans, right? There is no local guy working there, or for 2 or 3%. Go to any IT company in the US, 80% will be Indians. Now, if you're going to tell the whole world that I'm going to throw the Mexicans out and I'm going to throw the Indians out, it's not going to work. Illegal, okay, we understand. You can't have illegal immigrants stay sitting at home. We don't like it. You don't like it. Nobody likes it. So you illegal people ka sawal hi nahi hai. Nobody discusses that. But if you're going to talk generally speaking, I think it's all hot air, and that's what we will not hold ground at all. It's going to be self-defeating rather than self-promoting. Oh, make America great again ka make America something else again ho jayega. So I think that part is sort of an auto control will be there. So you're right. The budget has been made keeping in mind the international situation, and I think Anuji also put that point that the FM and the PM have actually थॉट फॉरवर्ड कि अगर ये होगा तो क्या होगा, तो हमें क्या करना चाहिए. तो मेरे ख्याल से काफी चतुराई से बनाया है बजट. और आई थिंक आई वुड ऑल्सो लाइक मनोज भाई सेड समवेयर नियर full marks to this. Anuj ji, how would you rank this? Anuj bhai? Anuj ji? Yes, sir. How much would you rank it on a scale of 10? See, I will give between 8 to 9 बिकॉज देखिए इसमें रेलवे आपका रहा, क्योंकि रेलवे अगर आप रूरल की बात करें तो कुछ क्लियरिटी आना चाहिए था. हालांकि उन्होंने अनक्लियर वे में, हो सकता है कि उसमें डिटेल में लिखा हो, बट क्लियर आना चाहिए कि आपको इतना कैपेक्स उस पर आप डाल रहे हो, या जो स्टेशन में हालांकि काफी सुधार हुआ है तो आप और स्टेशन को किस तरीके से आप रिवैम्प कर रहे हो, या वहां पे किस तरीके से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो. तो ये सब चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए थी, वो नहीं मेंशन थी. इवन डिफेंस के ऊपर भी अगर आप बात करेंगे तो वहां भी कोई क्लियरली नहीं था कि कितना वो कैपेक्स डालें. हालांकि उन्होंने काफी अच्छा बजट, करीबन 4 लाख करोड़ के ऊपर का बजट दिया है इन्होंने, बट उसमें भी क्लियरिटी नहीं था. कि बजट में चर्चा होना चाहिए था कि ये हम चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, या हम इतना एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो. तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में कितना हम एक्सपेक्ट, हम देख रहे हैं कितना बिजनेस ग्रो हो सकता है वहां पे. दैट्स अगेन अपॉर्चुनिटी. सो और बिजनेस वाइज से भी कि बजट में कि आप डिफेंस में क्या आप एफडीआई लेकर आ रहे हो नहीं लेके आ रहे, या आप रेलवे में एफडीआई को इनवाइट कर रहे हो नहीं कर रहे. क्योंकि अगर ये इंश्योरेंस सेक्टर में इनवाइट कर सकते तो पॉसिबल है कि वहां भी जो अदर सेक्टर्स है वहां पर भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. तो कहीं ना कहीं उस वे में भी देखना चाहिए था. अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मिस आउट है. बट हाँ, बजट अगर आप एक लेमैन के लेवल से बात करेंगे या मिडिल क्लास टॉप टू डाउन अप्रोच अगर आप बात करेंगे, तो आई विल गिव 8 to 9, बिटवीन 8 to 9. Kamlesh bhai, what would you rank it? यस निखिल भाई, आई विल ऑल्सो गिव 9 फॉर दिस पर्टिकुलर बजट. और जैसे मैंने कहा ना, कुछ कुछ सेक्टर जिसके आज जनरली बजट स्पीच में वो इसका मेंशन करते हैं एफएम, लेकिन इस बार 1 ईयर जब उसकी ब्लूप्रिंट आ जाएगी तो एक आइडिया मिल जाएगा कि डिफेंस है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन, उसके ऊपर कितना वो लोग अलॉट कर रहे हैं. मैं ऐसा मानता हूँ कि एक साइजेबल कॉर्पस उसके लिए रखना चाहिए, और वो लोग करेंगे ही निखिल भाई. तो यस, आई विल ऑन द स्केल ऑफ 10 आई विल गिव 9 मार्क्स. Good. I think we can give our concluding remarks now with a few minutes left. I would say that my personal opinion is that this is like a sort of a action movie where about 2 3 sequences are full of action, bashing up and a lot of blood flowing to that, and people are talking about that. But the entire movie, if you see, very well made. There are certain portions which are slow, certain portions which are quiet, but they all go into that storytelling, which is very critical for the viewer to be engaged. So I think it has certain portions which are loud, which people are talking about. 12 lakh पे टैक्स नहीं है, 1 लाख करोड़ ये फलाना ढिमका. That is a massive action sequence over there. But below that, the storyline which is there is very very good, very deep. It captures all the emotions of our economy, and I think that job which I think the FM has done today, while delivering a speech, she has not
sort of been any grandstanding or and anything, any showbazi. No, she just said that this is what it is. This is what it is. A very good way of telling the story today. So I think I would also give it somewhere in the region of 9 to 10. And I think one of the better budgets that we have seen in a long while, maybe in the last 5, 6, 7 years. Very well nuanced and keeping in mind current situation, keeping in mind coalition politics, keeping in mind the need of the country, keeping in mind international headwinds that are bound to come in the next 4 years. So I think very well done. Manoj bhai, your closing remarks? बिल्कुल निखिल जी, मैं तो यही बोलूंगा, मैं शुरू में ही बोला कि भारत का बजट है और भारत को ध्यान में रख के बनाया गया है। और जो पिच है उसके हिसाब से बल्लेबाजी करने की कोशिश सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से ये भारत की ग्रोथ को बरकरार रखने वाला बजट साबित होगा। और अभी जो कुछ लोगों के मन में दुविधाएं हैं वो आने वाले 3-4 दिन में जब वो फुल बजट स्पीच देखेंगे तो क्लियर होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे जो ग्लोबल हिकअप्स है उनको ध्यान में रखते हुए इससे अच्छी और कोई चीज हो नहीं सकती थी। तो ये एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही संतुलित बजट है। अनुज जी? निखिल जी, अभी मैं एक टैगलाइन पढ़ रहा था, किसने डाली है कि बजट का सार बिहार पर बौछार। तो ये टैगलाइन डाली गई है कि बिहार को काफी कुछ मिला है। तो डेफिनेटली आगे इलेक्शंस भी हैं तो उसको नजर में रखा गया है। प्लस साथ में जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उसको भी नजर में रखा गया है। हालांकि मेजोरिटी की सरकार नहीं है, बट हाँ इन्होंने कोशिश पूरी करी है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ अलोकेट किया जाए। सब सेक्टर में कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है और एक स्टेबल काइंड ऑफ थिंग बजट दिया गया है, जो कि कल इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट से भी आ गया था। और कहीं ना कहीं जो एक मिसिंग पॉइंट रहा कि जो एफपीआई को रिवाइवल करने की बात की, उसको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखा गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संतुलन बजट है और मुझे लगता है कि इस बजट से कहीं ना कहीं मार्केट को एक नई दिशा मिलेगी। एक्सलेंट। कमलेश भाई? निखिल भाई, जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही संतुलित बजट है। पर मनोज जी ने जो कहा ना, उसमें थोड़ा सा मुझे ऐड करना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो लोग बहुत सोच रहे थे कि इंडिया के बदले क्या नाम होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने मेंबर थे उन्होंने सब मिलकर बाद में कहा कि नहीं, इस सारे इतिहास को देखते हुए अपने देश का नाम भारत होना चाहिए। तो मनोज जी ने कहा ना ये भारत का बजट है, मैं कहूंगा इंडिया दैट इज भारत का ये बजट है। क्योंकि इस बार सैलरी क्लास, वर्किंग क्लास जो सिटीओ से आता है, मिडिल क्लास से आता है, फार्मिंग क्लास से नहीं आता है, उनके ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है। और स्वाभाविक रूप से क्योंकि भारत के 400 लोकसभा की सीट जो है वो रूरल इंडिया से आती है, तो स्वाभाविक रूप से रूरल इंडिया में ध्यान देना ही होगा। लेकिन इट्स बैलेंस बजट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। प्रिया जी, यू कैन वाइंड अप। यस सर, ओवरऑल प्रोग्रेसिव बजट रहा। और थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट, आप जुड़े और बहुत बढ़िया चर्चा रही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Excellent discussion. Thank you very much. Thank you for having me थैंक on यू, the थैंक show. यू। थैंक यू।